हेलो ज़मीको। सो इस पर्टिकुलर ऑडियो के अंदर में जो पहला चैप्टर है वो बाद में होगा और जो दूसरा चैप्टर है वो पहले होगा और फिर हम वैसे वैसे से ही चलने लगेंगे। तो जो पहला चैप्टर है वो है द सेपरेशन ऑफ ब्लड, वो हम इसके बात करेंगे और इसी वीडियो में करेंगे। और जो चैप्टर अभी मैं पहले बोल दे रहा हूँ वो है अ मॉन्स्टर मोर इनसेशिएबल देन द गुलियोटाइन। ये पर्टिकुलर चैप्टर जो है वो हम पहले कर रहे हैं। अब याद है वो दोबारा से कि जो हमारे सिद्धार्थ मुखर्जी हैं, तो सिद्धार्थ मुखर्जी ने किया तो अपना जो डिग्री है वो फैबर लास्कर इंस्टीट्यूट से किया है, कैंसर वाला। तो फाइबर जो है वो सिडनी फेबर है। तो सिडनी फाइबर नाम लड़की का लग सकता है लेकिन लड़का है और हॉस्पिटल के अंदर में सबसे नीचे एक तरीके से मान लीजिए कि पैथोलॉजिस्ट हैं। और बच्चों के पैथोलॉजी, बच्चों का जो बच्चों की बॉडी आती है मरने के बाद, कैंसर के बाद, उसके ऊपर जो है वो स्टडी करते हैं। अब उनके पास अलग अलग तरीके से चीज़ें आती हैं, उनके पास अलग अलग तरीके से मॉलिक्यूल्स आते थे। और एक बार एक मॉलिक्यूल आया, उन्होंने टेस्ट करना चाह रहे थे कि ल्यूकेमिया के लिए बच्चों पे कोई असर होगा कि नहीं होगा। तो बाकी डॉक्टर बोले भैया क्या टेस्ट करोगे, ये तो बच्चे तो आते हैं और ये केवल इसलिए आते हैं ताकि ये मरें, हमारे पास कोई इलाज है नहीं इसका। तो उसी पर्टिकुलर के दौरान मतलब ये जो टेस्टिंग के लिए अलग अलग चीज़ें आ रही थी, तो बात है सन 1940 की, तो वो तब आया अपना पेनिसिलिन। हाँ, पेनिसिलिन इतना ज़्यादा बेहतरीन मॉलिक्यूल था कि जिसको कि लोगों को जब हम लगाते थे, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। इतिहास के अंदर में हमने अगर सबसे ज़्यादा लोगों को बचाया है तो वो दो चीज़ों से बचाया है, और वो है एंटीबायोटिक्स और वैक्सीनेशन। और पेनिसिलिन हमारी पहली एंटीबायोटिक थी जिसके अंदर में पेनिसिलिन जब लोगों को दिया जाता था तो उनके यूरिन को भी संजो के रखा जाता था और उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता था पेनिसिलिन। आज की तारीख में तो हम बहुत ही आसानी के साथ लैब के अंदर में सिंथेटिकली इसको बनाना हो तो बना सकते हैं। और अब तो पेनिसिलिन इस्तेमाल भी नहीं करते हैं क्योंकि लोगों को पेनिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस आ गया है। तो हमारे पास अब हर बार धीरे धीरे अलग अलग टाइप की पेनिसिलिन, फिर एम्पिसिलिन, साइक्लोस्पोरिन, वैंकोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सारे अलग अलग तरीके की एंटीबायोटिक्स की क्लासेस वगैरह भी आ रही थी। बट लोगों के यूरिन को भी संजो करके रखा जाता था ताकि उससे एक्सट्रैक्ट आउट कराया जा सके इसको, पेनिसिलिन को जो कि फेबर भाई साहब के पास पहुंच रही थी। देखें कि चीज़ें कितनी तेज़ी के साथ बदलती हैं। 1942 के अंदर में मर्क ने अपना पहला पेनिसिलिन का बैच शिप किया था और उस पहले बैच में 5.5 ग्राम पेनिसिलिन थी। और ये 5.5 ग्राम भी पूरे के पूरे अमेरिका के अंदर में जो एंटीबायोटिक प्रेजेंट थी उसका 50% था। मतलब पूरे अमेरिका के अंदर में 1942 के अंदर में आपका 10 ग्राम पेनिसिलिन थी। और धीरे धीरे ये बात इतना ज़्यादा तूल पकड़ी और 50s के अंदर में, 1950s के अंदर में इसका इतना बड़े तगड़े पर, क्योंकि वंडर ड्रग थी, इतना ज़्यादा मास लेवल पे प्रोडक्शन होने लगा कि अब जो इसका जो प्राइस है वो नीचे लाते लाते इतना कम हो गया कि आपका दूध से भी 1/8वां हिस्सा, मतलब कि 1 गैलन दूध जितने का आता था उसका भी 8वां हिस्सा इसका जो प्राइस है वहाँ पे पहुँच गया था। तो इतनी सस्ती हो चुकी थी और ये हम देखते हैं हमेशा से कि अगर याद हो कि किस तरीके से सन 2003 में जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वगैरह अपना लगभग लगभग कम्प्लीटली वाली स्टेज पे था, तब किसी व्यक्ति का अगर आपको पूरा का पूरा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कराना हो, मतलब कि पूरे पूरे व्यक्ति का डीएनए को पढ़ना हो, डीएनए सीक्वेंसिंग करानी हो, तो उसके आपको मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स लग जाते थे, क्योंकि पहला होने में ही बिलियन ऑफ डॉलर्स लगे थे, तो हंड्रेड्स ऑफ मिलियन ऑफ डॉलर दोबारा करने में लगते। और कट्टू आपका 20-25 साल के अंदर में भी, 20-25 साल के अंदर में, आज की तारीख में $200 के अंदर में वो काम जो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर में हुआ करता था, अब वो $200 के अंदर में हो जाता है, केवल और केवल। जब सब लोग एक साथ किसी पर्टिकुलर चीज़ के पीछे लग जाते हैं पॉपुलेशन के लेवल पे, वो चीज़ बड़ी जल्दी अचीव हो जाती है। इन बहुत पहले तक ये बात मानी जाती थी, विश्वास किया जाता था कि आपका जो क्या कहेंगे, जो आपकी 1 माइल 4 मिनट में कंप्लीट नहीं हो सकता। 100 साल गुजरे, कोई व्यक्ति कंप्लीट नहीं कर पाया। और जिस दिन पहली दफ़ा किसी व्यक्ति ने कंप्लीट किया, उसके एक 1-1.5 साल के अंदर में और कई 100 लोगों ने कर दिया, मतलब 10 लोगों ने कर दिया, फिर कई 100 लोगों ने कर दिया, अब नॉर्मल है। क्रिकेट के 150-200 सालों के इतिहास में कभी किसी ने 200 रन नहीं मारे, लेकिन पहली दफ़ा सचिन ने मारे
उसके अगले कुछ सालों के अंदर में इतने सारे लोगों ने 200 रन मार दिए वनडे क्रिकेट के अंदर में। उसी तरीके से आपका लगभग लगभग 1947 के अंदर में टेट्रासाइक्लिन, 1947 के अंदर में क्लोरमफेनिकोल, 1948 के अंदर में टेट्रासाइक्लिन, और 1949 के अंदर में स्ट्रेप्टोमाइसिन। और ये आने लग रही हैं इतनी जल्दी जल्दी से, मतलब कि जो वंडर ड्रग की पूरी खेप है वो बहुत तेज़ी के साथ जो है वो निकलने लग रही है। लेकिन बीच में एक पूरा का पूरा सूना पड़ा था। ऐसा नहीं कि ये जितने स्पीड पे ड्रग्स एंटीबायोटिक की जो क्लासेस होती हैं वो पूरी की पूरी क्लासेस, मतलब ऐसे लगा लीजिए अभी आसान भाषा में समझाने के लिए उसको ऐसे समझ लीजिए कि एक पर्टिकुलर जैसे एम्पिसिलिन और पेनिसिलिन है, क्योंकि ये दोनों के दोनों बैक्टीरिया के सेल वॉल पे एक्ट करते हैं, तो डाल दो इनको एक पर्टिकुलर टाइप की कैटेगरी में। और कुछ हैं जो कि बैक्टीरिया के डीएनए पे अटैक करती हैं या बैक्टीरिया के राइबोसोम पे अटैक करती हैं, उनको अलग अलग। तो इस तरीके से क्लासेस कैटेगरी बना सकते हैं हम आसान भाषा के अंदर में, और बढ़िया डेफिनेशन है। बट एक ऐसा पूरा का पूरा समय आया जब नई क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स हम डिस्कवर ही नहीं कर पा रहे। अब फिर भी धीरे धीरे कुछ नई डिस्कवर होना शुरू हुई थी, एआई के ज़रिए भी हमने कुछ कुछ नई नई डिस्कवर करना शुरू की हैं। तो कांस्टेंट लड़ाई है। एक कदम नेचर रखता है हमें पीटने के लिए, फिर हम लेकर के आते हैं चीज़ें, फिर नेचर रखता है, फिर लेकर के आते हैं चीज़ें। याद है वाला आइडिया, याद है तुम्हें कि किस तरीके से आ, हम बोलते हैं कि धरती हमारी माता है, धरती हमारी माता है। कहाँ से आ रहा है ये आइडिया? धरती का तो आइडिया ही नहीं था ना लोगों को, जब से 10,000 साल पहले या 5,000 4,000 साल पहले। तो वो लोग तो देखते थे कि मेरे पास ये 1 हेक्टेयर का ये एरिया है, इससे मुझे खाना मिल रहा है, बस ये धरती मुझे खाना देती है, मिल रहा है। लेकिन जैसे हम एनवायरमेंटल स्टडीज़ आई इस दुनिया के अंदर में, तो हमने वो सारे के सारे जो भावनाएं थी, वो जो सारे का सारा चरणों में लेटना था, वो हमने अर्थ पे लगा दिया कि देखो अर्थ हमारी धरती माता है, हमें कितना हम रह पाते हैं इस पे, हमको कितना संजो के रखती है। भैया अर्थ जो है से ज़्यादा ख़तरनाक प्लेनेट नहीं है। मतलब माना कि इस पे अर्थ पे हम मतलब लाइफ आ गई है, लेकिन लाइफ आने के बाद भी इस अर्थ पे जितनी भी स्पीशीज़ आज तक पैदा हुई, उसमें से 99.9% स्पीशीज़ विलुप्त हो चुकी हैं, गायब हो चुकी हैं। अब आप चिल्ला चिल्ला करके बोलते रहेंगे अरे हमने घर बना ली भाई, अभी ये घर हट जाए, ये सारा रोमांटिसिज्म निकल जाएगा, ये बारिश, ये सर्दियाँ, ये धूप, ये जो है ये लोगों को मारती हैं। ये इन्फेक्शन हो गया, धूप हो गई, तूफ़ान हो गए, ये सब ये धरती ही दे रही है हमें, ये धरती माही कर रही है ये भूकंप के अंदर में। तो अब ये है, अब यहाँ से अब दो तरीके के लोग हैं, एक जो धरती को माँ बोल रहे हैं और एक वो जो धरती को बोल रहे हैं कि इतना हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है कि भैया बताओ इंसान तो जिंदा ही नहीं, इंसान क्या कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। वो तो हम कॉन्स्टेंटली अडिग हैं, लड़ते रहते हैं इस पर्टिकुलर धरती से, घर बना लेते हैं हमको और अपने आप को बचा लेते हैं अलग अलग चीज़ें करके, हॉस्पिटल्स बना लिए, एंटीबायोटिक बना ली, कैसे भी करके हम कॉन्स्टेंटली लड़ रहे हैं कि हम नहीं मरेंगे, मतलब ख़त्म तो हो जाएंगे हम, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन फिर भी लड़ रहे हैं, पूरी जान लगा रहे हैं। अब ये दोनों ही लोग गलत हैं। पहले जो भारत धरती को माता मानते हैं और जो धरती को कातिल मानते हैं, दोनों ही गलत है, क्योंकि धरती को कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। ये हमारी सोच है कि किसी व्यक्ति पे इल्ज़ाम लगा देना, जैसे बिल्कुल वही वाली बात हो रही है, जैसे बच्चे को चोट लग जाती थी ना बचपन में, गिर जाता था, तो क्या बोलते थे, बेटे मार दो धरती को, मतलब कि जो गंदी धरती चोट लगा दी। तो अब वही है, वही वाला हिसाब चल रहा है कि धरती को भैया वो एक नो वेयर के अंदर में एक रॉक का टुकड़ा है जो कि घूम रहा है, जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पर रहने वाले व्यक्ति जिए या मरे। ये हम हैं जो ज़िंदा रहना चाहते हैं, और उसके लिए अलग अलग तरीके के साम दाम दंड भेद जो भी हमें लगाना पड़ेगा लगाएंगे। ये धरती के अंदर में अगर इन्फेक्शन होगा तो हम अलग अलग तरीके की क्लासेस एंटीबायोटिक की निकालेंगे। फिर मतलब World War II के दौरान जब ये सारी आई थी, और अगर सर्दियाँ आएंगी, गर्मी आएंगी, तो हमने घर बना लेंगे, एसी बना लेंगे, और जब तूफ़ान आएगा तो दोबारा से घर बना लेंगे। तो बट हम कॉन्स्टेंटली लड़ाई कर रहे हैं। ये सब एंथ्रोपोजेनिक आइडियाज़ हैं कि इंसान ऐसे सोचता है, धरती को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, धरती जो है वो है, इट इज़ व्हाट इट इज़। जो दो चीज़ें अभी कही गई थी, जिसमें कि वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स के ज़रिए हमने बहुत ज़्यादा जानें बचाई, उसमें एक चीज़ और जोड़ सकते हैं, मतलब कि साफ़ सफाई। मतलब अगर मैं याद करूं कि
1700 1800 के अंदर में जब किताबें छपती थी एटिकेट्स की, तो बोला जाता था कि अपने खाना खाते वक्त में अपने बगल में थूकना नहीं है। ये एटिकेट्स की किताब में छप रहा है, मतलब आज की तारीख में किसी एटिकेट की किताब में ये नहीं छपेगा ना। तो मतलब कि क्योंकि लोगों को ये आइडिया ऑफ जर्म का पता ही नहीं था, तो साफ़ सफाई का उतना चलन ही नहीं था। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ की, कहाँ की, इंडिया की या किसी और पर्टिकुलर देश की, तो अगर आप ध्यान दें तो जैसे जैसे साफ़ सफाई अगर बढ़ाई जाएगी, वैसे वैसे वहाँ पर लोगों के मरने की दर भी कम होती है। अब इसका एक बड़ा ही ख़तरनाक रिलेशनशिप निकलता है रिलीजन से, और वो कुछ ऐसे निकलता है कि अगर आप किसी ख़ास तरीके के भगवान की पूजा करते हैं, उसको मानते हैं, और उस कबीले या उस पर्टिकुलर रिलीजन में होने वाले जो कस्टम्स हैं उनको अपनाते हैं, तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? आप उम्मीद करेंगे कि कभी भी कोई महामारी फैलेगी तो आप लोग बचने चाहिए। तो अगर मान लेते हैं कि जैसे बाइबल में लिखा है कि क्लेनलीनेस इज़ क्लोज़र टू गॉडलीनेस, है ना। अब ये बाद में ज़्यादा चल जाती हैं चीज़ें, जैसे इस्लाम में वुज़ू का रिवाज है कि आप नमाज़ 5 बार पढ़ेंगे दिन में, और 5 बार नमाज़ जब पढ़ेंगे तो उससे पहले वुज़ू करेंगे, मतलब वो हाथ पाँव धोना, मुंह से कुल्ला करना, ये सब चीज़ें उसमें एग्जिस्ट करती हैं। अगर मान लीजिए कि आप इस्लामिक हैं और आप हर बार वुज़ू कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आप ही के परिवार को और इस्लाम वाले जो लोग हैं उन लोगों, और जो लोग बहुत तगड़े तरीके से इस्लाम मतलब फॉलो कर रहे हैं, यहाँ तक कि 5 बार नमाज़ पढ़ने वाले जो लोग फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों को ये वुज़ू करने की वजह से जो इन्फेक्शस डिजीज़ हैं वो कंपैरेटिवली कम हो रही हैं। बहुत पहले की बात, मतलब 500 600 700 800 साल पहले की बात, मतलब उस ज़माने में सोचिएगा इस चीज़ को। और आपको नज़र आता है कि आपके परिवार के लोग ज़्यादा ज़िंदा बच रहे हैं, जब महामारी आई थी बाकी लोग मर गए। तो आपका विश्वास और ज़्यादा सुदृढ़ होगा कि नहीं होगा? आप और ज़्यादा पगलाएंगे कि नहीं पगलाएंगे कि हाँ यार, मतलब मेरे गॉड ने मुझे बचाया। चाहे गांधी जी का जो आइडिया हो कि सफाई करो भैया सफाई, आज भी मोदी जी के जो वो हैं सफाई स्वच्छ अभियान, उसके अंदर में गांधी जी का चश्मा ही है। या फिर वो पर्टिकुलर इस्लामिक व्यक्ति जो अपने घर में देखता है कि जो लोग वुज़ू नहीं कर रहे थे वो लोग कंपैरेटिवली जल्दी बीमार पड़ते हैं। वुज़ू नहीं कर रहे मतलब कि नमाज़ नहीं पढ़ रहे, तो लोग सीधा सीधा बोल सकते थे कि बेटा तुम नमाज़ नहीं पढ़ रहे हो इसलिए तुम्हारी जो है वो हो रही है, तुम्हारे को बीमारियाँ हो रही हैं, तुम नमाज़ पढ़ो। तो ये सभी कितना अजीब है कि अब जब एंटीबायोटिक्स आई तो उसकी 3 चीज़ें थी कि साफ़ सफाई होना, दूसरा अलग अलग तरीके की एंटीबायोटिक्स का एग्जिस्टेंस में आना, यहाँ तक कि अगर जो अमेरिकन्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 47 से 68 हो गई 50 सालों के अंदर में, और जो कि पिछले कई 100 सालों के अंदर में भी इतनी नहीं बढ़ी थी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो कि इन 3 कारणों की वजह से बढ़ गई। क्योंकि जब एंटीबायोटिक्स आई तो जितनी भी इन्फेक्शस डिजीज़ है उससे तो निजात पा ही ली ना हमने। और आज की तारीख में हम जानते हैं कि जो भी लोग इस पर्टिकुलर ऑडियो को सुन पा रहे हैं तो संभावना इस बात की ज़्यादा है कि आप जो हैं वो लाइफस्टाइल डिजीज़ से मरेंगे, कार्डियोवैस्कुलर, बीपी, सेकेंडरी मैनिफेस्टेशंस ऑफ शुगर, डायबिटीज़, ये वेट गेन, फैटी लिवर, ये सारी चीज़ें हैं जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, उससे कंपैरेटिवली हमारे मरने की संभावना ज़्यादा है आप धीरे धीरे बनिस्बत के, और इससे कि किसी पर्टिकुलर टाइप के इन्फेक्शन से आप मरे, ऑल तो मर रहे हैं लोग। और जितना देखेंगे ट्रॉपिकल रीजन या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर में आपको ज़्यादा लोग मरते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि एक्सेस वहाँ पे कंपैरेटिवली कम है। तो यस अगर देखा जाए तो वर्ल्ड वॉर के दौरान ही और वर्ल्ड वॉर के बाद ही जो हॉस्पिटल्स की होने की फ्रीक्वेंसी वो भी बहुत धीरे धीरे बढ़ी, और जो कि हम आज जानते हैं वी टेक दीज थिंग्स फॉर ग्रांटेड कि हाँ एम्बुलेंस तो होती है, हॉस्पिटल्स तो होते ही हैं, लेकिन अगर ये हमेशा से तो नहीं था, कितने ही साल हुए, 200-300 साल हुए होंगे इन सब चीज़ों का आए हुए। यहाँ तक कि जो निशान देखा है कभी आपने कि एक कैडेशियस का सिंबल होता है, कैडेशियस का सिंबल जो एक पर्टिकुलर शाफ्ट है उसके ऊपर 2 सांप हैं और पंख है, वो असल में मतलब गड़बड़ हो गई थी इन लोगों से कि 2 सिंबल हैं, एक है एक शाफ्ट उसके ऊपर सांप लिपटा हुआ, और एक है एक शाफ्ट जिसके ऊपर शाफ्ट पे सांप भी लिपटा हुआ और पंख भी हैं।
तो जो पंख वाला है वो असल में है नहीं मेडिसिन वाले किसी ग्रीक गॉड का, वो गलती से प्रोपोगेट हो गया और वो आज तक चल रहा है। हर जगह आपको यही देखने को मिलेगा, डॉक्टर्स के जो क्लिनिक्स हैं उनके नाम में, और वहाँ पर ये पर्टिकुलर चिन्ह बना होता है। बट खैर, तो जो रिकमेंडेशन है वो है द निक करके, एक HBO की एक सीरीज़ है, कई सारे सीजन्स भी हैं उसके, और पहला ही एपिसोड है कि डॉक्टर जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि पहला सिजेरियन के जो ऑपरेशन है उनको स्टैंडर्डाइज करा जा सके, मतलब कि लिटरली क्लास रूम में ऑपरेशन हो रहा है ताकि बाकी डॉक्टर्स उससे सीख सकें कि क्या चल रहा है, नोट्स ले सकें। और आप देखेंगे तो आपको दिमाग ख़राब हो जाएगा कि किस तरीके से जब इंसिजन लगाया जाता है तो कैसे खून निकला, तो उसको किस तरीके से हाथ वाले पंप से डाल रहे हैं खून, बच्चा मतलब बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ तक कि तो अभी लाइट भी नहीं है, मतलब लाइट बस आई है, इलेक्ट्रिसिटी बस आई है। हॉस्पिटल को अब लोग वो सोच रहे हैं कि हम अपने हॉस्पिटल में इलेक्ट्रिसिटी करवाएं कि ना करवाएं। एम्बुलेंस किस तरीके से पहली दफ़ा काम करती है कि एम्बुलेंस का अपना कट होता है तो कहाँ से बंदा पकड़ के लेके आएंगे, कहाँ से नहीं लेकर के आएंगे। एक पर्टिकुलर बीमारी जो है वो फैली हुई है, कॉलेरा, टाइफाइड जैसी बीमारियां फैली हुई हैं, और उसके अंदर में भी पकड़ने की कोशिश की जा रही है कि फैल कहाँ से रहा है। तो मतलब किसी भी मेडिकल या बायोलॉजी से संबंधित कोई व्यक्ति अगर इसको सुन रहा है तो द निक करके HBO की सीरीज़ है, वो ज़रूर निपटाइएगा, देखिएगा, मतलब बहुत आनंद आएगा आपको और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। हम बात तो कर रहे हैं कि किस तरीके से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है किसी भी पर्टिकुलर देश की, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं या फिर आप डेटा को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं तो आप जानते हैं कि किस तरीके से इसमें से डेटा को ज़रा सेग्रीगेट करवा करके देखा जाए और बातचीत की जाए। तो अब तो धीरे धीरे ChatGPT आ रहा है, तो आपको अक्ल मतलब कि आपको सवाल बढ़िया पूछने हैं। आपको पूछना है इस तरीके से, आप ये नहीं पूछें कि आपको अगर मतलब पहला सवाल तो यही होगा कि भैया चलो मेरे को एक ग्राफ बना करके दे दो कि भारत की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो किस किस स्पीड से बढ़ी है, किस दर से बढ़ी है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो आपको बता देगा। लेकिन फिर आप जब उससे पूछेंगे एक ख़ास सवाल कि ये बताओ कि भाई ये जो 5 साल से कम की उम्र के जो बच्चे मर रहे हैं, इनको ज़रा अगर मैं हटा दूं, इनको अगर मैं कंसिडर ना करूं, केवल और केवल 6 साल से लेकर के मान लीजिए जब तक लोग मरते हैं तब तक मैं कंसिडर करूं, तब एवरेज एज कितनी आती है। तो आपको पता लगेगा कि एक बार बच्चा जब 5-6 साल से ऊपर की उम्र का हो जाता है तब उसके मरने की जो संभावना है कंपैरेटिवली कम हो जाती है। मतलब पहले 5 साल में किसी भी बच्चे के मरने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा ऐसा समय होता है जब बच्चा अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग चीज़ों से एक्सपोज़ हो रहा होता है। उसके घर में लाने पे पहली दफ़ा शहद चटाने से लेकर के और वैक्सीन ना लगवाना, बुखार हो जाने पर डॉक्टर के पास ना लेकर के जाना, लेकर के जाना तो किसी ऐसे व्यक्ति के पास ले जाना जो बाबा की तरह कुछ झाड़ा वाड़ा लगा देता है, या बच्चे की चीज़ों को नज़रअंदाज करना, ये कहना कि ये तो होता ही है, हर बच्चा पैदा होने के बाद उसको तो पीलिया होता ही है, तो फिर क्यों जाना है। ये छोटी छोटी चीज़ें किस तरीके से 5 साल से कम की उम्र के बच्चों को सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, और वो सबसे ज़्यादा मरते हैं। तो आपको बिल्कुल ही अलग इमेज पेश आएगी कि जब आप उनको कंसिडर करेंगे तो अलग तरीके का डेटा निकल कर के आता है, और कुछ नहीं पेश करेंगे तो अलग तरीके का डेटा निकल कर के आता है। इसको एक आइडिया है जिसको आप 80-20 रूल कहते हैं, कि ज़्यादातर केसेस के अंदर में जो आपके 80% आउटकम्स होते हैं वो 20% जो चीज़ें हैं उनसे ही निर्धारित हो जाता है। आपकी लाइफ के अंदर में जो आपने 80% आप जो खा रहे हैं कुछ भी चीज़, वो आपके 20% एफ़र्ट से आ रहा है। आपके 80% तक नंबर आपके 20% मेहनत से आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद अगले 20% नंबर लाने के लिए आपको एड़ी चोटी का ज़ोर लगाना पड़ेगा। तो और ये हमारे शरीर के हर उस हिस्से में पहुंचता है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड एक बहुत बढ़िया आधे घंटे का वीडियो है, माइकल वीसॉस करके एक चैनल है, माइकल वीसॉस नहीं है, मतलब वीसॉस है, माइकल बंदे का नाम है, और उसके अंदर में अगर आप 80-20 रूल करके डालेंगे यूट्यूब के ऊपर तो आपको ये बेहतरीन वीडियो मिलेगा। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो, क्योंकि उसमें दिखाया है कि किस तरीके से आपका इम्यूनोलॉजी में सेल्स के बिहेवियर से लेकर के और किसी पर्टिकुलर मल्टीनेशनल कंपनी में लोगों के
क्या कहेंगे आपके लोगों के कौन 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 सी कंपनी में कितने प्रतिशत लोग काम करते हैं? तो 20% लोग ही 80% काम कर रहे होते हैं। इसीलिए जब इलॉन मस्क ने इस यही बात का हवाला देते हुए जब ट्विटर को ख़रीदा था तो बोला था, सब लोगों को नौकरी से निकाल दिया था, बोलता कि कंपनी चल जाएगी। किसी भी कंपनी में ज़्यादातर लोग ज़्यादातर काम जो है बहुत चंद मुट्ठी भर लोग ही कर रहे होते हैं, तो इतना मेरे को टेंशन नहीं है, मैं तो नौकरी से निकाल दूंगा। तो या फिर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के पोर्टफोलियो के अंदर में ज़्यादातर जो रिटर्न्स आते हैं उसके, वो आपके 20% स्टॉक से आते हैं। तो ये जो आइडिया है 2080 का, 2080 उतना ज़्यादा मतलब स्टबर नहीं है जैसे कि आपको मिलेगा, आपको मतलब देखने के लिए बहुत अच्छे से मिलेगा कि इंडिया के अंदर में भी जो दौलत है वो ज़्यादातर दौलत 80% से भी ज़्यादा दौलत उसके पास है, टॉप 20% लोगों के पास। और ये डाटा तो और भी ज़्यादा ख़तरनाक है, मतलब इंडिया के अंदर में तो और भी ज़्यादा पैसा जो है वो चंद मुट्ठी भर लोगों के पास है। मतलब ये समझिए कि ये होगा 60% पैसा हो सकता है 1% 2% व्यक्तियों के पास हो भारत इसके अंदर में, दिल्ली में या भारत के अंदर में। तो डेटा इतना स्क्यूड होता है। और जब आप कहेंगे, देखिए अब देखिए इसको भी यहाँ से उठा करके समझा जा सकता है कि किस तरीके से डेटा को आप नई तस्वीर पेश करते हैं। आपको कोई व्यक्ति बोले कि भारत का एवरेज इनकम निकालिए, भारत की एवरेज हाथ में कितना पैसा आता है पूरे साल में निकालिए, तो आप देखेंगे भारत के हर व्यक्ति का आय लेंगे और उसको भारत की पॉपुलेशन से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे ही मैंने आपको बताया कि भारत के जो ज़्यादातर पैसा है वो टॉप 1-2% के पास है, तो आप क्या करें, आप कहें कि मैं टॉप 10% को नहीं कंसिडर करूँगा कि टॉप 10% के जो लोग हैं उन्होंने कितना पैसा कमाया, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है, मैं उनको कंसिडर ही नहीं करूँगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, आउटलायर है मेरे डेटा, मेरे को सही शक्ल सूरत नहीं मिलेगी डेटा की। आपने टॉप 10% लोगों को हटा दिया, अब आपने केवल और केवल टॉप 10% से 11% से लेकर के 100% तक के लोगों का अब आपने निकाला एवरेज, कि एवरेज हाउस होल्ड इनकम कितनी है या एवरेज पर कैपिटा या पर व्यक्ति इनकम कितनी है। तो आपको अब जो तस्वीर पेश होगी वो इतनी ज़्यादा अलग होगी, इतनी ज़्यादा नई होगी कि आपको लगेगा यार बताओ, पहले तो भारत की एवरेज इनकम आ रही थी 1000 रुपये और अब आ रही है मान लो 200 रुपये, इतना ज़्यादा अंतर हो गया क्योंकि ज़्यादातर लोग टॉप 10% के लोग ही ज़्यादातर कमाई कर रहे थे। तो ये बेसिक स्टैटिस्टिक्स के या एनालिसिस या एनालिटिकल टेक्निक्स के बेसिक कुछ रूल्स हैं जो आप अगर ध्यान में रखेंगे अपनी आम ज़िंदगी के अंदर में भी, तो भी आपको समझ आ पाएगा। जब भी कोई टीवी पर आपको कोई स्पेसिफिक टाइप का डेटा दिखाएगा तो आप हमेशा ये आपके जहन में बात आएगी कि यार ये डेटा दिखा तो रहे हैं लेकिन इसमें से जो आउटलायर वाले डेटा हैं उनको निकाल करके मुझे डेटा दो। आप हमेशा हर बार यही चिल्लाएंगे आज के बाद जब भी आपको कोई भी व्यक्ति डेटा दिखाने की कोशिश करेगा तो। मगर हमने जो भी बातें की इन्फेक्शन को लेकर के, वैक्सीनेशन को लेकर के, सफाई को लेकर के, लेकिन और हमने देखा कि किस तरीके से इन सब में इम्प्रूवमेंट की वजह से लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही थी। जो लोग पहले मर जा रहे थे हम उनको बचा पा रहे हैं। लेकिन ये वाला जो एकदम से बेहतरीन वर्ल्ड वॉर के बाद में जो बेहतरीन उछाल हर चीज़ में देखने को मिला वो कैंसर में नहीं देखने को मिला। कैंसर में बहुत लेट तक भी हम केवल और केवल 2 ही हथियारों का इस्तेमाल कर रहे थे कि एक तो वो कि जब आपका कोई ट्यूमर दिख जाए तो बस उसको काट के आप निकालने की कोशिश करते हैं। एक है जिसमें कि आपके पास जैसे जैसे एक्सरे या बाकी चीज़ें आई, आप रेडियोथेरेपी के ज़रिए उसको मारने की कोशिश करते हैं। तो कैंसर में जितनी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए थी बाकी डिजीज़ की तरह वो देखने को नहीं मिली और काफ़ी लेट तक अभी भी हम कैंसर में बहुत ही पीछे हैं। हाँ, अभी भी हर घर के अंदर में मातम छा जाता है जैसे आपको कैंसर की खबर सुनने को मिलती है। और एक और जो बात हमारे जहन में नहीं रहती है कि किसी भी चीज़ के अंदर में जो इम्प्रूवमेंट्स होती हैं वो एक बहुत हद तक इंसेंटिव पे डिपेंड करती हैं। एक तो कुछ लोग होते ही पागल हैं कि भाई कर रहे हैं अपने लेवल पे, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, या तो उनके पास खुद इतना पैसा है और पैसा नहीं भी है तो खुद ही वो इतने पागल हैं कि लगे पड़े हैं। लेकिन अगर हमें किसी चीज़ पे काम करना है एज अ सोसाइटी, किसी चीज़ को हराना है तो हमें मिल कर के उसमें फ़ंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। अब कोरोना वायरस का एग्जांपल इसके सबसे सामने हमारे कि कोई पर्टिकुलर वैक्सीन जिसको ऑन एन एवरेज बनाने में 10 से 12 साल लग जाते हैं, उसको हमने 1-1.5 साल के अंदर में बनू करके लोगों के लागू करके मिलियंस ऑफ लाइफ बचाई हमने। अब ये कब क्यों हो पाया? क्योंकि हम सब ने एक साथ मिले हम लोग ना
सेपियंस में लिखा है, कहीं तो लिखा है कि हम इन ह्यूमंस जो हैं वो इंडिविजुअल लेवल पर बेवकूफ़ है और लेकिन कलेक्टिव लेवल पर स्मार्ट है। अकेले इंसान को पेंसिल बनानी भी नहीं आती है, लेकिन कलेक्टिवली हम हवाई जहाज़ भी बना लेते हैं। अकेले व्यक्ति को लकड़ी कहाँ से आएगी, लेड कहाँ से आएगा, चारकोल कहाँ से आएगा, ग्लू बनेगा, वो ग्लू कहाँ से आएगा, मशीन काटने वाली कैसे बनती है। एक व्यक्ति को जानकारी नहीं हो सकती कि पेंसिल कैसे बनानी है। पेंसिल तो छोड़ो, किसी व्यक्ति को पकड़ करके ये भी पूछ लो ना कि तुम्हारे घर के अंदर में टॉयलेट है। वो जो तुम पानी ऐसे चलाते हो वो ऐसे, वो पानी नीचे क्यों चला जाता है? वो जो होता है ना कि जिसमें पानी डालते हैं आप और पानी चला जाता है लेकिन फिर भी थोड़ा सा पानी रह जाता है हमेशा, तो क्यों होता है, कैसे होता है? वो तक लोगों को एक्सप्लेनेशन नहीं पता होती है। तो आसपास ये बस बात प्रूफ करने के लिए कि इंसान जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे बेवकूफ़ है। तो जितनी भी चीज़ें हम इंजॉय कर रहे हैं, फ़ोन वोन हम सब, ये एक इंसान की बदौलत नहीं है, ये पूरी सोसाइटी जब मिलती है तब कोई बेहतरीन चीज़ जो है वो हम कर पाते हैं। उसी की तरीके से हमने कोरोना वायरस के वक्त में जब हम सब मिल गए तब हमने ये काम करके दिखाया। लोगों ने अंधा पैसा भी उसमें डालना शुरू किया। अब इसके अंदर में सब लोग काम करें किसी पर्टिकुलर चीज़ पे, वो इसलिए तो करेंगे नहीं सब लोग मिल करके कि भैया दुनिया बदलनी है, दुनिया को बढ़िया करना है। अल्टीमेटली काम जो होता है वो इंसेंटिव के बेसिस पे होता है। आप पैसा फेंकिए और जो भी लोग अगर कुछ भी काम कर रहे होंगे झक मार करके उधर आएंगे और अपनी बेस्ट एक्सपर्टीज़ जो है वो आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इंसेंटिव मैटर्स। तो जब किसी पर्टिकुलर देश के अंदर में बहुत बड़ा चंक एजुकेशन पे, बेसिक एजुकेशन पे जब खर्च होता है तब वो पर्टिकुलर देश आगे तरक्की कर रहा होता है लॉन्ग टर्म में। क्योंकि लेकिन 5 साल का विज़न होता है हमारा, इनका, इन नेता लोगों का, तो वो सोचते ही नहीं इतना ज़्यादा कि भैया किस तरीके से एजुकेशन कितना 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 सेंट्रलाइज्ड पीस है। और जो लोग पहुँचे भी हैं हमारे लोकसभा राज्यसभा के अंदर में, उसमें से कितने लोग हैं जो कि पढ़ाई की वजह से पहुँचे। वो तो खुद पढ़ाई को दे टेंड टू लुक डाउन अपॉन, कि उसको निचली निगाहों से देखते हैं। खुद ज्योतिष शास्त्र को प्रमोट करते हैं, बोलते हैं कि हम तो ऋषियों की संतान है, बंदर से इंसान तो बना ही नहीं है, बना ही नहीं है, ये चिल्लाते रहते हैं। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कर रहे हैं काम। अब जब ये हालत होगी और तो फंडिंग नहीं मिलेगी, आसान भाषा के अंदर में इंस्टीट्यूट बन जाते हैं, बनने के बाद फिर वो पकड़े रहते हैं, कोई उसमें फंडिंग वंडिंग का चक्कर, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है। तो जब तक फंडिंग नहीं होगी तो लोग क्यों उस पर्टिकुलर चीज़ पर काम करेंगे, या किस तरीके से वो पैसा बर्बाद तो नहीं हो रहा है इंडिया के अंदर में। अब हम पे हंसेंगे, हमारे बालक हम पे हंसेंगे कि बताओ इतने बेवकूफ़ हुआ करते थे, मतलब 2 महकमे मिल कर के काम नहीं कर सकते इंडिया के अंदर में। जल बोर्ड वाले और सड़क बनाने वाले मिल के काम नहीं कर सकते। भैया जल आ जाए से पहले सड़क बना जाएंगे, फिर उसको उधेड़ जाएंगे, फिर उसमें पाइप सीवर डाल जाएंगे, फिर उसको बना देंगे, फिर उसको उधेड़ जाएंगे, फिर उसके अंदर में जल बोर्ड वाले अपनी पानी की लाइन बिछा जाएंगे। मतलब यही ड्रामा चलता रहता है। और ये क्या मेहनत नहीं लग रही है इसके अंदर में, देश के रिसोर्सेज नहीं बर्बाद हो रहे हैं, टैक्स का पैसा बर्बाद नहीं हो रहा है। जो काम 2 महकमे अगर मिल कर के कर लेते, अगर कम्युनिकेशन बढ़िया हो जाता, तो कोई उससे उसको सड़क बनी है नहीं बनी है, नहीं बनी है कि पुरानी बनी है, भाई किसी से कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, खुद दो। और ये पूरे इंडिया में चल रहा है, तो ये रिसोर्सेज ही बेकार हो रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर हमारी प्रायोरिटीज़ कि हम किस पर्टिकुलर जगह पे पैसा लगा रहे हैं। भाई आईपीएल के अंदर में जितना पैसा है, या फिर ये जो सट्टा लगाने वाली कंपनी जितना पैसा 2-3 साल के अंदर में रेज़ कर लेती हैं, उसके आसपास दूर दराज तक पैसा जो है मेडिसिन इंडस्ट्री के अंदर में या उन दूसरी इंडस्ट्री में नहीं आता है। मतलब इसका तो मैं क्या ही बोलूँ, पूरे दुनिया की सारी की सारी बीमारियाँ ले लो, जितनी भी इन्फेक्शस डिजीज़ है, जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीज़ है, जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी, और वर्ल्ड का बोल रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि इंडिया का ले लो, इंडिया की तो और भी बुरी हालत होगी। ले लो और ले करके और एक पलड़े पर ये पैसा रख दो कि इसमें कितना पैसा लगा हुआ है, सारी दुनिया की सारी डिजीज़ में कितना पैसा लगा हुआ है रिसर्च के अंदर में, है ना। और एक पलड़े पर रख दो तुम खाली मेकअप इंडस्ट्री, आपका बालों की इंडस्ट्री के हेयर शैम्पू वगैरह अलग अलग टाइप के, और स्किन केयर प्रोडक्ट की इंडस्ट्री, मोटापे की इंडस्ट्री, ये 2-3 इंडस्ट्री रख दोगे ना, दुनिया कहीं भी नहीं भटकेगा। मतलब दूर दूर तक नहीं नज़र आएगी दुनिया की सारी डिजीज़। कोई भी बंदा लॉजिकल बोलेगा तो बोलेगा कि नहीं भाई नहीं, पैसा जो खर्चा है वो तो पहले डिजीज़ पे हमको एज अ कम्युनिटी इंसानों की तरह पहले हम डिजीज़ को नाप लेते हैं, फिर देखेंगे। लेकिन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। तो
हाँ, तो ये बातें इसलिए क्योंकि कैंसर का भी कुछ कुछ ऐसा ही रोना था कि किसी के पास 1 to 1 का इंसेंटिव नहीं है कि कैंसर को जाकर के सही करे। हाँ, तो अगर नहीं है तो उस पे काम भी नहीं होगा, उस पे पैसा भी नहीं लगेगा, और अगर पैसा नहीं लगेगा तो फिर वो चीज़ क्यों आगे बढ़ेगी, या उसके अच्छे इलाज हमारे पास क्यों ही आएंगे। और कैंसर का एक अलग रिलेशनशिप भी है, क्योंकि कैंसर क्योंकि एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, क्रॉनिक डिजीज़ है। धीरे धीरे जैसे समय बीतता है, व्यक्ति जैसे जैसे आगे बूढ़ा होने की तरफ जाता है, वैसे वैसे उसकी संभावना, क्योंकि समय है ना, ट्यूमर जब बनता है तो लेटर स्टेज में बनेगा धीरे धीरे, जब आपके बॉडी के अंदर में उतने अच्छे तरीके से सारे सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सी संभावना ज़्यादा जागृत होती है कि ज़्यादा उम्र में जाकर के आपका प्रोस्टेट कैंसर आ रहा है या ब्रेस्ट कैंसर आ रहा है। और अगर आप ध्यान दें तो हम एक तरफ तो बचा रहे हैं ना लोगों को, अगर आप एक तरफ लोगों को बचा रहे हैं, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कैंसर रिसर्च पे पैसा नहीं लगा रहे हैं, कैंसर रिसर्च पे कोई वो नहीं है, फंडिंग नहीं है, तो क्या नज़र आएगा कि कैंसर पे पैसा नहीं लगा हुआ है, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, लेटर एजेस जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे कैंसर होने की संभावना भी बढ़ती है, और आपको माशरे के अंदर में बूढ़े लोग नज़र आएंगे, और बूढ़े लोग नज़र आएंगे, जितने ज़्यादा बूढ़े लोग नज़र आएंगे उतना ज़्यादा संभावना भी बढ़ेगी कि कैंसर भी होगा। और इसके अंदर में तो केसेस भी आएंगे, ऐसे केसेस भी आएंगे जिसके अंदर में अलग अलग ऐसे ऐसे धंधे जहाँ पे रेडियो आइसोटोप्स के साथ कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो उसको भी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये एक अजीब ही कॉन्ड्रम है कि हम लोगों को लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा रहे हैं, ज़्यादा समय तक ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा समय तक ज़िंदा रखने की कोशिश में उनको कैंसर होने की भी संभावना जो है बढ़ रही है। तो हमें और भी तगड़े तरीके से कैंसर पे पैसा लगाना चाहिए था, लेकिन नहीं लग पाया। ऐसा नहीं कि लगाना चाहिए, और हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली इंसेंटिव ही मैटर करता है। लॉजिक मैटर नहीं करता लोगों के लिए कि भाई ऐसा होना चाहिए। सब बोलेंगे हाँ हाँ चाहिए तो सही, चाहिए तो सही, लेकिन फिर भाग जाएंगे शाम को मैकडी में तो खाना चाहिए, हाँ बढ़िया खाना खाना चाहिए, लेकिन शाम को भाग जाएंगे मैकडी और मेरे ये वाले स्टेटमेंट से आपको ये भी अब क्लियर हो रहा होगा कि ये जो पैरेलल मेडिसिन वाले हैं वो जो अब चिल्लाते रहते हैं, हमारे पेरेंट्स को तो नहीं होता था कैंसर, हमारा अब तो होने लगा, अब तो इतना होने लगा, डॉक्टर के पास जाओगे टेस्ट कराने कैंसर हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाओगे टेस्ट कराने कैंसर हो जाएगा, कभी टेस्ट कराने मत जाना वरना कैंसर हो जाएगा। आप इसमें देखिए 3-4 मेन रीज़न है। पहला, भाई पहले टेस्ट थे ही नहीं इतने, पहले जब तक किसी के गांठ नहीं बन जाती थी तब तक वो गांठ ही बोल देते थे, और कोई टेस्ट होता नहीं था उसके अंदर में, कैंसर का कोई इतना आइडिया ही नहीं था। इसके अलावा लोगों की उम्र पहले ही मर जाते थे, पहले ही इन्फेक्शन से इतना ज़्यादा मर जाते थे कि ज़्यादा उम्र तक पहुंच नहीं पाते थे, और पहले ही किसी पर्टिकुलर डिजीज़ से अगर मर गए इन्फेक्शन से तो पता ही नहीं चलेगा कि उसको बड़ी हुई उम्र में कैंसर हो सकता था। और हमारे पास जो कैंसर डिटेक्ट करने की जो काबिलियत है वो भी अच्छी नहीं थी। आज की तारीख में मैं आपको MRI CT स्कैन वगैरह से देख करके फटाफट से नॉन इन्वेजिव स्कैनिंग टेक्निक्स के ज़रिए फटाफट से पहले बता सकता हूँ कि आपको कैंसर की संभावना है, आपका ये लंप बनना शुरू हो चुका है अभी, जो कि पहले ज़माने में था ही नहीं। तो अभी जब आने लगा है तो लोग टेस्ट भी ज़्यादा कराने लग रहे हैं, तो पता चलेगा। तो लोग इसको ऐसे समझ लीजिए, लोग बोलते हैं अरे देखिए हाँ इतना खान पान बुरा हो गया है, इतना गंदा खाना आता है हमारे आसपास कि अब देखो लोगों के बच्चे पैदा नहीं हो रहे, लोग नल्ले होते जा रहे हैं अरे पहले IVF जब था ही नहीं तो फिर वो जब IVF की टेक्निक ही नहीं तो IVF सेंटर कहाँ से खुलेगा। तो IVF सेंटर खुलता है और क्योंकि ल्यूकेमिया पे ही ज़्यादातर बात हो रही है, तो ल्यूकेमिया इतने और लोगों के पास जब भाई कोई गांठ है, कोई कैंसर है, तो उसको काट के निकाल दिया, या रेडियो या फिर एक्सरे वगैरह से उसको जलाने की कोशिश करी। लेकिन ल्यूकेमिया का क्या करें, ब्लड को तो तुम कोई काट के उस पर ऑपरेशन भी नहीं कर सकते तो 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 दोनों तरफ से वाट लग गई। लेकिन अकेली चीज़ जो ल्यूकेमिया बेहतरीन कर रही थी वो है कि उसके अंदर में कोई अगर तुम एक वो देख लो कि कोई पर्टिकुलर ड्रग ले लो, और उस ड्रग को अगर तुम दे रहे हो और उसका इफ़ेक्ट तुम चेक कर सकते हो कि WBCs कम हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो उस लिहाज से बेहतरीन आइडिया था, लेकिन इस लिहाज से कि उसको काट के निकाला जा सके, वो कैंसर ही नहीं मानते थे लोग उसको पहले। मतलब देखो गांठ के हमेशा आज तक तो हम यही कंफ्यूज हैं कि कैंसर का नाम कैंसर क्यों है क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि
जब गांठ होती है तो स्किन के नीचे ऐसा ऐसा दिखता है कैंसर, जैसे केकड़ा बैठा हो, तो वहाँ से आया है कैंसर का नाम। लेकिन हमको अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं पता है कि कैंसर का नाम कैंसर क्यों पड़ा हुआ है। तो उसको तो कैंसर भी नहीं मानते थे, क्योंकि उस कैंसर का मतलब था गांठ, तो गांठ तो है नहीं उसके अंदर में, तो खाली WBC का अमाउंट बढ़े चले जा रहा है। तो इन दोनों को कोरिलेट करना भी अपने आप में बात थी कि भाई जिस तरीके से कोई सेल हाइपरप्लेजिया वाली स्थिति में जा रही है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते चले जा रहे हैं, उसी तरीके से अगर किसी तरल पदार्थ में, ब्लड में भी अगर WBCs या कोई सेल बढ़ता चला जा रहा है तो उसको भी सेम कैटेगरी में डालो। जिक्र चल रहा है अनीमिया का, कि किस तरीके से बॉडी के अंदर में ब्लड की कमी हो जाना, मतलब RBCs की कंपैरेटिवली कमी हो जाना। अब जो सबसे पहले जो डिस्कवर हो चुका था वो था हमारा अनीमिया बिकॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। आयरन अगर है बॉडी के अंदर में तो आयरन का इस्तेमाल करके आप हीमोग्लोबिन का जो हीम वाला पार्ट है वो सिंथेसाइज कर पाएंगे और RBC बन पाएगी। लेकिन देखा, जो हमारे माइनॉट एक डॉक्टर थे, फिजिशियन थे, उन्होंने देखा कि भाई वो एक ख़ास केस, एक ख़ास तरीके का, नया तरीके का अनीमिया है ये, और ये इसमें मतलब पेशेंट्स को अगर वो आयरन दे भी रहे हैं तब भी वो फ़ायदा हो नहीं रहा है। और उन्होंने पता नहीं क्या क्या ट्राई किया यहाँ तक कि अपने स्टूडेंट्स की उल्टियाँ तक लोगों को खिला दी। बहुत अजीब, आई नो, बहुत पागलबंती करते थे लोग पहले। इसके अलावा चिकन का आधा पाउंड लिवर खिलाओ, ये करो वो करो, करते 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 फाइनली पता चला कि बिल्कुल एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है जिसको आज हम विटामिन B12 बोलते हैं, वो दे दोगे तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही थी। तो उनका अनीमिया जो है वो ठीक हो गया और इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला उनको। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इतनी बड़ी बात थी उस समय के लिए कि विटामिन B12 से अनीमिया ठीक हो रहा है, परनीशियस अनीमिया, तो उसको नोबेल प्राइज़ भी मिल गया। लेकिन फिर देखा कि इंडिया के अंदर में, जो बॉम्बे के अंदर में क्या हो रहा था कि जो मिल में काम करती हैं औरतें या तो वहाँ पर देखा कि जो औरतें बच्चा पैदा करने के बाद और भी ज़्यादा अनीमिक हो जा रही हैं। और एक फ़ीमेल है, फ़ीमेल का नाम था वो कि विल्स, तो विल जो है वो कहाँ गई, ल्यूसी विल्स अपना वही कर रही थी, लंदन स्कूल ऑफ मेडिसिन से अपना फिजिशियन कर रही थी, ग्रांट पे इंडिया आई और उन्होंने देखा कि अच्छा ये अनीमिया है, तो उन्होंने वही ट्राई किया। लेकिन उन्होंने देखा कि विटामिन B12 देने से नहीं सही हो रही हैं वो फीमेल्स, और फिर पता चला कि ये एक नई चीज़ है, और वो फिर फॉलिक एसिड से सही हुआ, और फिर उसको विल्स फैक्टर भी बोलते हैं, लूसी विल्स के नाम पे। और वो आप 3 तरीके के एनीमिया हमको मोटा माटी बताएं, और भी तरीके के हो सकते हैं। क्या है कि ये सबसे पहला हो गया आपका कि आयरन की कमी से भी अनीमिया हो सकता है, दूसरा लेवल विटामिन B12 की वजह से भी अनीमिया हो सकता है, और तीसरा फॉलिक एसिड की वजह से भी अनीमिया हो सकता है। अब यही सारा जो डिस्कवरीज़ हो रही थी, तो जो फेबर भाई साहब, फाबर बोल सकते हैं, फाबर भाई साहब जो हैं, उन्होंने वही किया। उन्होंने देखा अच्छा अच्छा कि ब्लड एक एक मशीन की तरह है जहाँ पर मॉलिक्यूलर स्विचेस होते हैं, मतलब वो स्विचेस ऑन ऑन ऑफ करने से ब्लड सही हो सकता है। मतलब कहीं भी किसी के ब्लड में आयरन का स्विच ऑन कर दो तो उसका ब्लड सही हो गया, किसी में विटामिन B12 का स्विच ऑन कर दो तो उसका ब्लड सही हो गया, किसी में फॉलिक एसिड का कर दो तो सही हो गया। तो उन्होंने सोचा कि यार ल्यूकेमिया के अंदर में ट्राई करके देखते हैं। तो ल्यूकेमिया के अंदर में उन्होंने जब फॉलिक एसिड दिया तो भैया उल्टा प्रॉब्लम हो गई कि कुछ ही दिनों के अंदर में WBC दुगनी हो गई। मतलब कि ये भी पॉसिबल है। अब कैंसर की एक बड़ी ख़ास ताकत होती है कि वो क्या करता है कि दूसरे का न्यूट्रिशन छीनने की भी क्षमता रखती है। मतलब इतना ज़्यादा पागला रही है वो। कैंसर सेल इज़ जस्ट अ बेटर वर्जन ऑफ योर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल एज फार एज डिवीजन इज़ कंसर्न, कि वो अपने डिवीजन के लिए साम दाम दंड भेद सब लगा देगी और कैसे भी करके खुद की ग्रोथ करेगी, ताकि बस उसको सामने वाले की ग्रोथ से कोई इतना खास फ़र्क पड़ रहा है नहीं। तो यही हुआ। तो जो फाबर भाई साहब ने जब फॉलिक एसिड देने की कोशिश की तो और ज़्यादा केस बिगड़ गए एज़ कम्पेयर टू अगर जैसे नॉर्मल सेल है, तो नॉर्मल सेल जब ट्यूमर बनाती है तो खुद की ब्लड सप्लाई बनाती है। कैंसर सेल या ट्यूमर जो है उसको एंजियोजेनेसिस बोलते हैं, कि खुद की ब्लड सप्लाई बना दे रही है ताकि खाना अच्छे से उसको मिलता रहे और वो और तेज़ी के साथ ग्रो होती रहे वो पर्टिकुलर ट्यूमर। हड़बड़ी हड़बड़ी के अंदर में ये पर्टिकुलर फॉलेट जो है, फॉलिक एसिड जो है वो बंद करवा दिया ट्रायल कि देखा कि भैया ये तो जल्दी बच्चे मर रहे हैं, बच्चों के अंदर में ल्यूकेमिया को टेस्ट करा रहे थे। तो बोला कि यार अगर फॉलेट जैसी कोई चीज़ चिड़िया मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है जिसकी वजह से WBC की डिवीज़न का रेट और तेज़ हो रहा है, तो फिर ऐसे भी है कोई एंटी फोलेट टाइप का कोई आइटम भी एग्जिस्ट करना चाहिए जिसको दूँ तो कम हो जाना चाहिए।
तो सोच तो बिल्कुल सही रहते हो, मतलब डायरेक्शन तो सही है। तो पहली दफ़ा ये आइडिया तो एग्जिस्टेंस में आ गया कि यार कोई तो एंटी फॉलिक एसिड जैसा मॉलिक्यूल होगा जिसको इस्तेमाल करें तो कुछ तो पंगा होना चाहिए। अब यहाँ पर एंट्री होती है हमारे नए कैरेक्टर की, और कैरेक्टर का नाम है, इंडिया से ही है, सुब्र राव। पूरा नाम स्पेसिफिकली येल्ला प्रगदा सुब्र राव तो येल्ला सुब्र राव बोल देते थे, हम सुब्र राव ही बोलेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि वही केमिस्ट्री से बैक, मतलब पुराना काम, मतलब बेसिक्स केमिस्ट्री के थे, लेकिन फिर बायोलॉजी में शिफ्ट हो गए थे। तो देखा कि किस तरीके से मतलब उनको हार्वर्ड के अंदर में बिल्कुल पोजीशन, प्रोफेसरशिप गारंटेड मिल जानी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने एटीपी जो मॉलिक्यूल है उसको प्यूरीफाई करके दिखाया। क्रिएटिन जो मसल के अंदर में मॉलिक्यूल होता है, जो आजकल के लोग बच्चे बच्चे सप्लीमेंट खा रहे हैं क्रिएटिन के, वो उन्होंने प्यूरीफाई किया, लेकिन उनको नहीं मिली। फिर देखा कि उन्होंने जो इलाई लिली कंपनी है एक, जो कि बहुत फेमस है, इंसुलिन बनाने के लिए भी उसने अंधा पैसा छापा था, और बहुत पुरानी कंपनी है। तो उसने विटामिन B12 जो है उसको बनाया था, और बना करके बेच करके उसने अंधा पैसा छापा था इलाई लिली ने। तो उसने सोचा कि यार मैं भी क्यों ना फॉलिक एसिड जो मॉलिक्यूल है उसको स्क्रैच से बनाऊं। तो उन्होंने बोला कि मैं चलो स्क्रैच से बनाता हूँ। तो लेकिन जब उन्होंने स्क्रैच से बनाना शुरू किया तो क्या होगा, तो वो एक समझ लो कि जिस तरीके से एक ताला है ना, उस ताले की आप चाबी बनाना चाह रहे हो, तो चाबी तो तुमको है नहीं, लेकिन तुम चाबी बना रहे हो। अब क्या हुआ कि तुमने चाबी तो बनाई, लेकिन चाबी जो तुमने बनाई वो तुम्हारे मेन चाबी जैसी दिखती है, तो चाबी घुस भी गई ताले में, लेकिन जब तुमने घुमाया तो फंस गई ताले में जा कर के। अब इससे क्या होगा कि ताले में अगर जाके तुम्हारी चाबी फंस जाए तो तुम क्या नहीं कर पाओगे, तुम अपनी ओरिजिनल चाबी नहीं लगा पाओगे ना उसमें। तो ये ही है वो एंटी फॉलेट सा मॉलिक्यूल, जिसको हम एंटेगनिस्ट बोलते हैं, मतलब आसान भाषा के अंदर में। मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में हम यही करते हैं कि आप क्या करेंगे, आप एक मॉलिक्यूल लेंगे, उसके जैसा सा मॉलिक्यूल एक और एग्जिस्ट अगर करता है, और वो मॉलिक्यूल जा कर के एंजाइम की एक्टिव साइट पे चिपक जाए और ओरिजिनल चीज़ को न चिपकने दे, तो इसको हम एंटागनिस्ट बोलते हैं। क्या फ़ायदा, मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेन पॉइंट है बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से वो चाबी बनाना चाह रहे थे, चाबी है फॉलिक एसिड, लेकिन चाबी बनाते बनाते सिमिलर लुकिंग चाबी बनाई, और जब ताले में लगाई तो ताले में फंस गई चाबी ताकि अब असली चाबी नहीं लग पा रही है ताले में। तो अब लगा फेबर को कि यार ये मॉलिक्यूल को मैं इस्तेमाल ना करूं, जैसे एंटी कैंसरस की तरह काम कर सकता है। और अभी तक तो कीमोथेरेपी वाले शब्द आए भी नहीं थे, लेकिन हम जा उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहे हैं। याद है सिद्धार्थ मुखर्जी ने जो अपनी डिग्री की थी वो की थी आपका फाबर लास्कर इंस्टीट्यूट है जो। अब ये दोनों ही नाम बहुत बड़े नाम हैं क्योंकि सिडनी फाबर, जो कि अभी जब मैं R&D कर रहा था तो पता चला कि तो दिमाग में पता नहीं क्यों सिडनी नाम सुनते ही वो फीमेल आता है ना, बट ही इज मेल समहाउ। और लास्कर जो है, अगर नोबेल प्राइज के बाद कोई प्राइज आता है ना उसके नीचे में, तो वो लास्कर प्राइज है। और जिन जिन लोगों को लास्कर प्राइज मिलता है तो मतलब मान ही लिया जाता है कि हाँ इसको तो अगले कुछ सालों के अंदर में नोबेल प्राइज मिल ही जाएगा। नॉट नेसेसरी, बट ऐसा ज़्यादातर देखने के लिए मिला है हमें। तो सिडनी फाबर जो थे वो बात चल रही है कब की, ये बात चल रही है 1920, 1930, 1940, ये वाला जो दशक है वो सारे के सारे चल रहे हैं। अब ये है तो खुद ब खुद एक पैथोलॉजिस्ट, पूरा का पूरा एक अगर हॉस्पिटल है तो उसमें हॉस्पिटल्स में से नीचे, सबसे नीचे जाकर के एक कोने का कमरा, और उस कमरे के अंदर में कोई पेशेंट नहीं आता है। उस पे क्यों नहीं आता है, क्योंकि उस वहाँ पर वो ऑटोप्सी की लैब है, मतलब कि वहाँ पर पोस्टमार्टम किए जाते हैं। अब वहाँ पर लोग मरने के बाद आते हैं, और खास करके बच्चे मरने के बाद आते हैं। तो वो पैथोलॉजिस्ट है, सिडनी फाबर जो है वो पैथोलॉजिस्ट है चिल्ड्रंस हॉस्पिटल्स के अंदर में। और कई बार उन्होंने जिक्र किया कि यार क्या ये जो बच्चे हैं जो मर कर के आते हैं कैंसर से, और जो खास करके बात कर रहे हैं हम ल्यूकेमिया का जिक्र होगा, क्योंकि देखो 1930-40 की जब हम बात कर रहे हैं तब ये टेक्निक तो है नहीं हमारे पास, MRI और बाकी टेक्निक जिसके जरिए आप ऐसे इमेजिंग टेक्निक्स जिसके जरिए हम कैंसर का पता लगा सकें। अगर वो इमेजिंग टेक्निक्स नहीं है हमारे पास, तो ऐसे कैंसर बहुत ही लॉजिकली साउंड करते हैं कि हाँ इन पे सबसे पहले काम होना चाहिए, और जिसमें से ल्यूकेमिया सबसे पहले आएगा। क्यों? क्योंकि ल्यूकेमिया के अंदर में जो WBCs हैं वो बढ़ रही हैं पागलों की तरह, और किसी भी व्यक्ति का ब्लड को आप बाहर निकालिए, उसकी एक जो स्लाइड होती है उसके ऊपर डाल करके ब्लड, और उसको आप स्टेन करके देखिए माइक्रोस्कोप के अंदर में, आपको भर भर के दिखेगा कि आखिर क्या अंतर है,
किस तरीके की WBCs हैं, नॉर्मल शेप एंड साइज है कि नहीं है, नंबर क्या है। क्योंकि जहाँ तक बात है साइंस की, तो साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप काउंट कर सकें चीज़ों को, आप टेंजिबली डिस्कस कर सके चीज़ों को कि इतना था, इतना अब है, अब इतना हो गया है। तो जो टेंजिबिलिटी है वो बाकी के कैंसर में आई नहीं रही थी। बाकी के कैंसर तो डायरेक्ट होते थे, अगर किसी को लिवर कैंसर है तो आप खोले, किसी व्यक्ति को खोलते थे, तब जाकर के पैथोलॉजी ऑटोप्सी के अंदर में, पोस्टमार्टम के अंदर में पता चला कि हाँ लिवर कैंसर है तो है, वरना मल्टी ऑर्गन फेलियर से मर गया था वो व्यक्ति, पता ही नहीं चला आपको। अब इसलिए इस तरीके का जो ल्यूकेमिया वाले जो कैंसर है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो मतलब कि लॉजिकली है कि ये वो पर्टिकुलर टाइप का कैंसर है जिसपे पेपर अच्छे पब्लिश होंगे, क्योंकि आप गिन सकते हैं सेल्स को कि आपने अगर कोई दवाई का इस्तेमाल किया तो वो नंबर ऑफ सेल्स कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो अमाइनोप्टेरिन करके एक आया था, कोई सामान आना था, केमिकल आना था, जिसपे फाबर जो सिडनी फाबर है वो अपना एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे ल्यूकेमिया को लेकर के, लेकिन बाकी डॉक्टर्स ने बोला भैया ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि ये इतनी बुरी डिजीज है कि बच्चा आता है उसको आप डायग्नोज करते हैं, उसका बोलते थे ना कि एक ज़माने में, मतलब कि आज तक ये बात प्रचलित है कि अगर डॉक्टर ने आपको कहा कि कैंसर है तो इट इज़ ऑलमोस्ट एज गुड एज योर डेथ सेंटेंस। तो अगला सवाल यही पूछते हैं डॉक्टर से, डॉक्टर कितना समय है मेरे पास। ये कहीं और से नहीं आ रहा, ये वहीं से आ रहा है। तो ल्यूकेमिया बिल्कुल लॉजिकल स्टेट था। अब ये लेकिन जो शब्द है ल्यूकेमिया, ये एक बंदा है, मतलब कक्षा 11वीं के अंदर में भी इस बंदे का नाम आता है रुडोल्फ वर्चो। अभी रुडोल्फ वर्चो है, ये पढ़ाया तो जाता है कक्षा 11वीं में सेल वाले चैप्टर में, और इस नज़रिए से पढ़ाया जाता है कि उन्होंने सेल थ्योरी दी थी। और सेल थ्योरी के अंदर में ऐसा था कि भैया दो बंदे हैं श्लाइडन श्वान, ये दोनों जानकार थे, एक ही पर्टिकुलर गाइड के अंदर में काम किया करते थे। तो उन्होंने बताया कि इस दुनिया के जितने भी, मतलब इसको लिखित में लिख दिया, प्रमाणित कर दिया कि भैया जो सेल्स, जो व्यक्ति होते हैं या प्लांट होते हैं, ये सेल्स के बने होते हैं, एक बेसिक यूनिट होती है वो सेल के बने होते हैं, जिसको हमने सेल थ्योरी बोल दिया था। और उसी के अंदर में एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइन को ऐड किया था रुडोल्फ वर्चो ने, जो कि था कि ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, जब जितनी भी सेल्स हैं वो सेल्स आपकी पहले से जो सेल्स होती हैं उन्हीं से आती हैं। अब ये देखें कि यहाँ पर कितना इम्पोर्टेंट रोल है इस पर्टिकुलर आइडिया का, रुडोल्फ वर्चो का, केवल और केवल सेल थ्योरी में नहीं, क्योंकि वही सेल डिवीजन अगर थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो सेल का नंबर अगर बढ़ने लगता है तो उसको हम हाइपरप्लेजिया कह देते हैं। और यहाँ देखिए दो तीन शब्द हैं। अगर कोई व्यक्ति पतला सा है और जिम जाता है और जिम जाकर के एकदम खतरनाक सी बॉडी बना लेता है, तो इसके अंदर में जो इसके नंबर ऑफ मसल फाइबर हैं वो बदले नहीं है, केवल और केवल वो नंबर ऑफ मसल फाइबर उतने के उतने ही हैं। एक उसके जो बाइसेप्स में जो नंबर ऑफ मसल के फाइबर थे वो उतने के उतने ही हैं, बस उनका साइज जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। और इसको हम कह देते हैं हाइपरट्रोफी। हाइपर माने ज़्यादा, ट्रोफ माने न्यूट्रिशन बोल देते हैं। तो उनके अंदर में न्यूट्रिशन मतलब उनके अंदर में सामान बढ़ गया है, मोटे हो गए हैं वो फाइबर्स, बस इतना सा अंतर है। लेकिन जब अगर आपके चोट लग जाए तो चोट लगने की वजह से आप जब वहाँ पे रिपेयरिंग हो रही है तो आप सेल जो है डिवाइड करते चले जा रही है। उसी तरीके से अगर कहीं पे सेल इस तरीके से डिवाइड करती हुई नजर आती है तो उसको हम हाइपरप्लेजिया की कैटेगरी में डाल देते हैं। नाम किसी और ने कॉइन किया था भले से, लेकिन इसको जो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है वो हमारे रुडोल्फ वर्चो भाई साहब ने किया था। और इसके ऊपर भी उनका काम बहुत बेहतरीन है, ये जो पूरा का पूरा पैमाना है हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया। और यहाँ तक कि जो शब्द है हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया के अंदर में हो सकता है नाम भी इन्होंने दिया, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन एक शब्द है नियोप्लेजिया। उन्होंने देखा कि एक तरीके की जो सेल है वो जब एक तरीके, भाई बाकी जगह तो जब सेल नंबर ऑफ सेल में ग्रोथ होती है तो एक वक्त आता है सेल रुक जाती है और ज़्यादा पागलबंदी नहीं करती है, तो वो सेल बढ़ गई और आपका हाइपरप्लेजिया हो गया। लेकिन कभी कभी ये पगला जाती है, थोड़ा सा बदलाव आ जाता है सेल के तेज, शेप में, साइज में, किस तरीके के रिसेप्टर वो प्रोड्यूस कर रही है। और अब थोड़ी सी जो पगलाई हुई सेल है कुछ नई टाइप की है, तो इसको इन्होंने बोला था, मतलब कि नाम हो सकता है किसी और ने भी दिया हो, बट इस पर्टिकुलर आइडिया को नियोप्लेजिया का नाम दिया। और कक्षा 12वीं में जब कैंसर बढ़ाया जाता है तो न्यूप्लास्टिक ग्रोथ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि ये न्यूप्लास्टिक ग्रोथ कहीं और से नहीं आ रहा है, ये नियोप्लेजिया शब्द से ही इसकी जो है उत्पत्ति हुई है। क्योंकि न्यूप्लेजिया जो कैंसर है उसके अंदर में ल्यूकेमिया का ही जिक्र सबसे पहले आना था, वो लॉजिकल है क्योंकि पहला केस 1845 में ल्यूकेमिया का पहचान लिया गया था। अब ये पहचानना तभी तो पॉसिबल है कि किसी व्यक्ति का आपने ब्लड निकालते थे लोग और देख रहे हैं, जब ब्लड निकाल रहे हैं तो देख रहे हैं तो लाल ही नहीं है, ये तो थोड़ा पीला पीला सा कोई सब्सटेंस है, उसमें हल्की सी लाल का टिंज है,
और फिर उसको देखा, थोड़ी देर बैठने दिया उस पर्टिकुलर लिक्विड को, देखा कि उसके अंदर में एक मोटी सी लेयर बन गई है वाइट कलर की, वो वाइट ब्लड सेल्स थी। उनको उठा करके स्लाइड पे डाल करके देखा गया, उसके अंदर में देखा कि जो एक आम आदमी की जितनी नंबर ऑफ सेल्स होती हैं उससे कम से कम 10, 20, 30, 40, 50 गुना ज़्यादा जो है वो वाइट ब्लड सेल्स हैं इस व्यक्ति की। और इसी के अंदर में दो तरीके की मतलब आइडिया आए कि एक एक्यूट ल्यूकेमिया और एक क्रॉनिक वाला। अब आसान भाषा में बस इतना ही है कि देखिए, एक्यूट और क्रॉनिक शब्द हम जब इस्तेमाल करते हैं बायोलॉजी की टर्म्स में, तो आप समझ लीजिए कि क्रॉनिक अक्सर लोगों के दिमाग में जब शब्द आता है तो आता है कि भयावह, भयंकर। बायोलॉजी के अंदर में इसका थोड़ा सा अलग मतलब है कि क्रॉनिक हम यहाँ पे टाइम और उसका जो ग्रेडियंट है वो थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आता है। एक्यूट को हम बोलते हैं कि जो बिल्कुल कम समय के अंदर में एकदम से पीक मारता है, कम समय हो और उसके अंदर में एकदम से पीक मार जाए तो उसको हम एक्यूट बोलते हैं। और जो धीरे धीरे लंबे समय के अंतराल के दौरान कोई डिजीज मैनिफेस्टेशन में आती है तो हम उसको क्रॉनिक की कैटेगरी में डालते हैं। ये भी उतना अच्छा संपूर्ण डिस्कशन नहीं है उसके ऊपर में क्रॉनिक और एक्यूट में, बट आपको हल्की फुल्की तस्वीर देता है कि टाइम से इसका ज़्यादा लेना देना है और पीक से रादर देन भयावह होने से। और नाम भी हमने जिक्र किया कि रुडोल्फ वर्चो भाई साहब थे जिन्होंने इसका नाम दिया था, क्योंकि कैंसर अगर देखें तो कुछ और नहीं है ना, ओमनी सेलुला ई सेलुला ही तो है, क्योंकि हर एक सेल दूसरी सेल से आती है। ये कैंसर के ऊपर भी उतना ही तरीके से लागू होता है, वो तो और भी ज़्यादा भयावह तरीके से बस जो है वो सेल्स पागलों की तरह डिवाइड करने लगती हैं। रुडोल्फ वर्चो इस बारे में भी लॉजिकल थे कि भाई अक्सर लोग अपना नाम देने पर लग जाते हैं, किसी भी कोई भी चीज़ खोजते हैं अपना नाम देने के लग जाते हैं। उन्होंने जब खोजा कि किसी व्यक्ति के ब्लड के अंदर में बहुत ज़्यादा मात्रा में उन्हें जब वाइट ब्लड सेल्स दिखी तो उन्होंने बस उसको सिंपल भाषा के अंदर में बस ये बोला कि अरे इसके में तो बहुत ज़्यादा वाइट ब्लड सेल जो है वो नज़र आ रही है, बट दैट्स इट। और जो 1845 के अंदर में जो पहला केस मिला था ल्यूकेमिया का, वो जॉन बेनेट थे, एक फिजिशियन थे, उन्होंने खोज करके निकाला था। तो हर व्यक्ति भी बोलता है कि, तो उन्होंने जब नाम दिया था खून निकालने के बाद तो उन्होंने बोला था कि ये सब्यूरेशन ऑफ ब्लड है, मतलब कि एक तरीके से ब्लड जो है वो खराब हो गया है इनका, जैसा होना चाहिए वैसा है नहीं। और उस जमाने में लोग जो है टेस्ट किया करते थे, अलग अलग चीज़ें ट्राई करते थे, मरकरी चढ़ा देते थे, दूध चढ़ा देते थे, भेड़ का खून चढ़ा देते थे, कुत्ते का खून चढ़ा देते थे। ये सारी चीज़ें भी एक ज़माने में शोध की गई है। तो अब सब समझ सकते हैं कि आपके धीरे धीरे आज की तारीख में जो हम सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिसिन यूज़ करते हैं या एविडेंस बेस्ड मेडिसिन यूज़ करते हैं, तो उसका कितना ज़्यादा बेटर वर्जन आज की तारीख में हमारे पास मौजूद है एज़ कम्पेयर टू पैरल मेडिसिन, जहाँ पर बस ये दलील दी जाती है कि वो लिख गया जो एक बार वही सत्य है, वो एक बार जो हमको दवाई बता दी गई वही सत्य है, कुछ नहीं बदलेगा उसके बाद। बिल्कुल उस तरीके से जब हम जीन वाली बुक में डिस्कशन कर रहे थे कि ऊपर वाले ने जो स्पीशीज़ बना दी, अब ना तो कोई नई स्पीशीज़ पैदा होगी और न ही कोई नई स्पीशीज़ मरेगी, जो है वो यहीं रहेगा। कभी कभी किसी चीज़ का नाम क्या दिया गया है उसके बेसिस पर ही बहुत सारी चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं। जैसे कि एक ज़माना था जब 1980 के दशक में अगर आप याद करें, तो जो आज की तारीख में हम जिसे एड्स के नाम से जानते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, उसको 1980 के दशक में ग्रिड बोला करते थे, गे रिलेटेड इम्यून डिसीजेज, और इसको क्योंकि गे से रिलेटेड बोला जाता था। याद है अभी जो हमारे जो फाउची भाई साहब हैं फाउची भाई साहब जो कोरोना वायरस के अंदर में यूएसए के अंदर में बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा नाम आया था कि कैसे कौन सी चीज़ कैसे प्रोसीड की जाएगी, कैसे प्रोसीड नहीं की जाएगी, ये सारा का सारा दारोमदार फाउची भाई साहब ही देख रहे थे। तो ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ से ही रिलेटेड थे उस टाइम पर शायद वो, तो उस टाइम पर इनका इस में भी बहुत बड़ा रोल था 1980 के दशक में। उनको जो ज़्यादातर उनके जो विख्यात हुए वो अपना इसी आइडिया से हुए कि उनका जो एड्स के ऊपर जो काम था वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। अब क्योंकि आपने जैसे ही उसका नाम चेंज किया, गे रिलेटेड इम्यून डिजीज से आपने उसका नाम चेंज किया एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और लोगों के साइंटिस्ट के समझने जानने पढ़ने में उसको बदलाव आया। उसी तरीके से याद है जब हमने जिक्र किया था कि पहली बार किसी फिजिशियन ने देखा और उसका जो नाम दिया था, मतलब पहली बार जब 1845 में जॉन बेनेट ने देखा था इसको, तो उसको बोला था कि सेपरेशन ऑफ ब्लड बोल देते कि भैया खराब हो रहा है, ब्लड जो है सड़ सा रहा है तुम्हारा। लेकिन जब रुडोल्फ वर्चो ने इसी पर्टिकुलर चीज़ को देखा तो उन्होंने उसको बिल्कुल आसान भाषा के अंदर में, उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी और भी ज़्यादा सटीक थी, उन्होंने देखा कि ये जो वाइटनेस है वो बढ़ रही है इसके अंदर में,
उन्होंने वाइजिस ब्लूथ मतलब के वाइट ब्लड इतना नाम दिया और वही चीज धीरे धीरे आगे बढ़ी। उन्होंने जो जिक्र किया था हाइपरप्लेजिया का कि सेल्स नंबर में बढ़ती चली जाती है, तो उन्होंने बोला कि ये पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया के नजरिए से आप इसको समझ सकते हैं कि आप जो कैंसर है वो कुछ और नहीं है, वो पैथोलॉजिकली हाइपरप्लेजिया है कि सेल पागलों की तरह डिवाइड करती चली जा रही है। और फिर ही उसी के आधार पर कि हम पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया को अगर चाहें तो नियोप्लेजिया का शब्द जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो हमेशा से ही काम चल रहा था इस पे कि भाई बच्चे आते थे उनको देखते थे, हमने कैंसर की जो है ल्यूकेमिया की अलग अलग कैटेगरीज बना रखी थी कि ये क्रॉनिक ल्यूकेमिया है, ये एक्यूट ल्यूकेमिया है, ये एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया है, ये एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया है, ये लिम्फोमा है, ये लिम्फोब्लास्टोमा है। मतलब हमारे पास इलाज नहीं था, लेकिन जो भी लिखाई की पढ़ाई की जा सकती थी, कैटेगराइजेशन किया जा सकता था, वो कर रखा था बहुत अच्छे तरीके से। जो प्रॉब्लम्स थी वो अब अगला स्टेप लेना था कि जब जो कि फाबर भाई साहब लेना भी चाह रहे थे, लेकिन उनको उतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिला। और किसको ही मिलता है जिसने भी आज तक काम किया उसको, मतलब हमने तो यही कहानियां सुनी है सारी की सारी कि भाई कि लोग डायरेक्टली मना कर देते हैं। तो जब उन्होंने अपनी कुछ दवाइयों को ट्राई करने का सोचा तो बाकी डॉक्टर्स ने कहा कि भैया देखो ऐसा है कि हम ये आते जरूर हैं, हम पूरी शिद्दत के साथ इनको डायग्नोस करते हैं, उनकी जानकारी लेते हैं, उसको लिखवा करके रखते हैं, लेकिन हम बेड जो है नहीं रख सकते, क्योंकि हम अगर बेड देंगे तो ऑलमोस्ट तय है इनका मरना, तो हम इनको वापस भेज देते हैं, क्योंकि अगर ये वापस जाएंगे तो यहाँ पर कम से कम बेड तो बचेगा, क्योंकि इनका मरना तो तय ही है। तो ये एटीट्यूड था लोगों का। लेकिन कुछ पागल लोग चाहिए होते हैं किसी चीज को बदलने के लिए, तो ये पागल व्यक्ति फाबर भाई साहब थे और जिन्होंने बदलने की कोशिश की इस चीज को। वो याद है दोस्त, काला को था लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। अमूमन जो आरबीसी की वो डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स की जो संख्या होती है वो लगभग या तो 5,000, 6,000, 8,000, 11,000 तक जो है, 5 से 11,000 के बीच में वेरी करता है कि 1 ml के अंदर में इतने जो है वो आपके क्या होंगे, इतने माइक्रोलीटर डेसीलीटर के अंदर में, आपका माइक्रोलीटर के अंदर में लगा लीजिए कि इतने आपके डब्ल्यूबीसी होते हैं, 5,000 से 11,000 प्रति माइक्रोलीटर। लेकिन जो कालरा थी उनके ब्लड में 90,000 सेल्स मिल रही थी पर माइक्रोलीटर, जिसमें से कि लगभग 95% जो थी वो अजीब सी शेप की थी, बड़े शेप की थी, शुरुआती शेप की थी। ऐसी शेप्स को ब्लास्ट बोलते हैं। आसान भाषा के अंदर में जितने भी सफिक्स और प्रीफिक्स का जिक्र चलता रहता है, तो जब भी सेल शब्द का इस्तेमाल हमें करना होता है बायोलॉजी में, तो हम साइट शब्द उसके पीछे लगा देते हैं। तो आप लिम्फ क्या नाम है आपका, अगर आप लिम्फ से रिलेटेड है तो लिम्फोसाइट, अगर आपका पैनक्रियास से रिलेटेड है तो पैनक्रियासाइट, आपका लिवर से रिलेटेड है तो आपका हेपेटोसाइट। इस तरीके से हम सेल को साइट शब्द से डिनोट कर लेते हैं। लेकिन अगर क्या किया जाए कि अगर हम इसको, ये सेल जो आती है वो एक स्टेम सेल से आती है, उस स्टेम सेल को हम कहते हैं यूनिपोटेंट स्टेम सेल। एक ऐसी स्टेम सेल जिसके पास ताकत है, मगर एक ही तरीके के सेल में बदलने की ताकत है, तो ऐसे स्टेम सेल्स के पीछे हम ब्लास्ट शब्द लगा देते हैं। और तीसरा शब्द हम क्लास्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं कि वो सेल्स जो थोड़ा रिपेयरिंग, डेंटिंग, पेंटिंग के अंदर में इस्तेमाल में आती हैं, उनको हम क्लास्ट बोल देते हैं। तो 3 शब्द, 3 प्रीफिक्स या 3 सफिक्स का हम इस्तेमाल करते हैं। क्या है? साइट माने सेल, ब्लास्ट माने स्टेम सेल, और क्लास्ट माने उसका रिपेयर करने वाली सेल, है ना। ये इनके में जो जितनी भी सेल्स थी वो 95% जो डब्ल्यूबीसी थी वो ब्लास्ट वाली अवस्था में थी। मतलब वो डब्ल्यूबीसी काम भी नहीं करती हैं ठीक से, मतलब समझ रहे हैं कि वो इमेच्योर सेल्स थी, वो पूरे के पूरे उनके इम्यून, उन लोगों को लगेगा कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में डब्ल्यूबीसी बढ़ती जा रही है तो उसका इम्यून सिस्टम तो कितना स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन वो काम भी तो नहीं करती हैं। और ज्यादा इज नॉट ऑलवेज गुड, ऑप्टिमम इज ऑलवेज गुड। वो ज्यादा भी होगा तब भी आपको नुकसान करने की क्षमता रखता है।
तो वो इम्यूनोलॉजिकली बहुत ज़्यादा गरीब थी अगर देखा जाए तो, इस बात के बावजूद कि उनके पास WBC भर भर के थी। और यही चीज़ें धीरे धीरे सेकेंडरी फॉर्म में अपने आप को दिखाती हैं। मतलब हम जानते हैं कि किस तरीके से अगर आपके मान लीजिए कि कोई नर्व है जो कि लिवर के पास से गुजर रही है, फिर कंधे के पास से गुजर रही है, तो रेफर्ड पेन जिसको बोला जाता है कि लिवर में अगर प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से आपको कंधे में, राइट कंधे में पेन फील हो सकता है। उसी तरीके से हमारे पास समझने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर मैं कहूँ कि क्या हुआ, जो कालरा हैं उनके शरीर के अंदर में WBC बढ़ती जा रही हैं, लेकिन ये WBC ब्लास्ट अवस्था में है, किसी काम की नहीं है। अगर ये किसी काम की नहीं है और जो WBC RBC जो हमारी जो भी रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो बनती हैं कहाँ पर, बोन मैरो के अंदर में। बोन मैरो के अंदर में तबाही मची पड़ी है क्योंकि ये वहीं से तो आ रहा है सारा का सारा। वहां पर जो जितनी भी ब्लास्ट सेल्स हैं, मैलिग्नेंट ब्लास्ट सेल्स हैं, उन्होंने पूरे तरीके से बोन मैरो पे कब्जा कर रखा है, जगह ही नहीं बची है। वहां पर जितनी रेड सेल्स इज्जतदार तरीके से प्रोड्यूस होनी चाहिए थी, प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रही है। और तो अब जब WBC बढ़ रही है तो रेड ब्लड सेल कंपैरेटिवली और भी ज्यादा कम होती चली जा रही है। अब उनको क्या है, अब उनको खून ठीक से नहीं इधर मतलब खून में ऑक्सीजन इधर उधर अच्छे से नहीं जाएगा, खून अच्छे से इधर उधर नहीं जाएगा तो आपका क्या होगा कि बॉडी के अंदर में आपको अलग अलग सिम्टम्स नजर आएंगे। क्या नजर आएंगे कि सर दर्द हो रहा है, ऑक्सीजन ठीक से नहीं जा पा रही है तो आपको बहुत जल्दी एनर्जी जो है वो फील होती है, आप तुरंत सोना चाहते हैं, आप चलते हैं थोड़ा सा थक जाते हैं, शरीर के ऊपर बैठे बैठे ही कहीं पर खून के जो धब्बे हैं वो आपको नजर आएंगे। तो ये सारी चीजें अपने आप को सेकेंडरी मैनिफेस्टेशंस के रूप में अपने आप को पेश करती हैं और उन्हीं के कॉम्बिनेशन को देख करके हम एक डॉक्टर जो है वो इस बात को अंदाजा लगाने की कोशिश करता है कि क्या सही रहेगा, क्या डायग्नोसिस किया जा सकता है इस पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष का। कैंसर के इलाज में जो मोटा माटी पैटर्न फॉलो किया जाता है, अलग अलग तरीके के जो इलाज किए जाते हैं, वैसे तो डिपेंड करता है कि कौन सा कैंसर है, कहाँ पर है, इस व्यक्ति को है, कैसे है, लेकिन फिर भी हम कुछ केमिकल्स देने की कोशिश करते हैं क्योंकि कैंसर सेल की प्रॉब्लम ही ये है कि वो डिवाइड करती है, तो हम ऐसे केमिकल देने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से सेल डिवाइड ना करे। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात यह है कि वो आप ही की सेल है। अगर आप ही की सेल है तो उस केमिकल के अंदर में क्या ये तरबियत है कि वो डिफरेंशिएट कर पाए कि ये कैंसर सेल है और ये आप ही की ही कैंसर सेल है और ये आप ही की नॉर्मल सेल है। ज़्यादातर केसेस में ऐसा नहीं हो पाता है, तो जिसकी वजह से आप देखेंगे कि आपके कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं जो कीमोथेरेपी पे जाते हैं उनके बाल चले जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ सबसे ज़्यादा डिवाइड करती है वो भी चीज़ें अफेक्ट होंगी आपके शरीर के अंदर में। कैंसर सेल भी अफेक्ट हो रही है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अफेक्ट हो रहा है क्योंकि वहाँ पर भी 24 घंटे के अंदर में डिवीजन होता था। आपके बाल, हेयर फॉलिकल, वहाँ पर भी बहुत तेजी से डिवीजन होता था। तो ये चीज़ें जहाँ पर डिवीजन तेजी से होता था वो चीज़ें भी अफेक्ट होंगी, जिसकी वजह से वो सारे के सारे कीमोथेरेपी के अंदर में जो साइड इफेक्ट्स आपको अमूमन नज़र आते हैं वो नज़र आएंगे। इसके अलावा अगर कोई पर्टिकुलर ट्यूमर है तो हम उसको वहाँ से सर्जिकली रिमूव भी करने की कोशिश करते हैं, निकाल करके गांठ की तरह उसको निकालने की कोशिश करते हैं, या उसको जलाने की कोशिश करते हैं, रेडियोथेरेपी देने की कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से उसको मार दिया जाए, या जो आगे पढ़ेंगे वो इम्यूनोथेरेपी वगैरह अभी तो जिक्र करना ठीक नहीं होगा क्योंकि हम बिल्कुल ही शुरुआती समय में हैं इस पर्टिकुलर आइडिया के कि आखिर क्यों आपको जो कीमोथेरेपी है वो इतनी बदनाम क्यों है, क्यों आखिर अक्सर अपने फिल्मों के अंदर में लोगों को जब भी देखा कि किसी को कैंसर हुआ तो थोड़े दिनों के बाद उसके बाल क्यों उड़ जाते थे। उसका मेन जो रीज़न है वो यहाँ से आ रहा है कि क्योंकि जो केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं वो उनको नहीं पता है कि किसको मारें किसको छोड़ें। उनका एक ही काम है, जो भी सेल डिवाइड करती मिलती है उसकी गिरबान पकड़ा के उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ भी आपके शरीर में डिवीजन होता मिलेगा वो आपको प्रॉब्लम कॉज कराएगा ही कराएगा। इसलिए कीमोथेरेपी के जो साइड इफेक्ट्स हैं, वैसे तो कोई भी ऐसी ड्रग नहीं है जिसके साइड इफेक्ट्स कम हो, लेकिन कीमोथेरेपी एक ऐसी चीज़ है जिसमें साइड इफेक्ट्स अपने चरम पर अपने आप को शो करता है और हमने उसको एक्सेप्ट भी कर रखा है। हम उम्मीद करते हैं कीमोथेरेपी दे करके कि क्या वो जो कैंसरस सेल्स हैं उनका जो नंबर है वो इस इतने मिनिस्क्यूल लेवल पे लेकर के आया जा सके कि थोड़ा सा इम्यून सिस्टम हमारा ऑटोमेटिकली इतना आगे बढ़ जाए थोड़ा सा कि फिर उसको मार सके और व्यक्ति के शरीर से पूरे तरीके से जो कैंसर है वो ख़त्म हो सके और उसको वो नॉर्मल ज़िंदगी जो है वो अपनी जी सके। तो यही हमारी कोशिश रहती है कीमोथेरेपी के अंदर में। तो देखा जाए तो ये पर्टिकुलर चैप्टर सिडनी फेबर के ऊपर था। उनका जन्म 1903 के अंदर में हुआ था, बफेलो न्यूयॉर्क के अंदर में हुआ था।
घर वाले बेहतरीन चल रहा था, मतलब बढ़िया थे मतलब कि एक पोलैंड से आए हुए इमिग्रेंट थे माँ बाप, जो कि अमेरिका आ गए थे, इंश्योरेंस कंपनी में काम वाम किया करते थे। घर बार ठीक था, मतलब कि सब कुछ बढ़िया से चल रहा था, स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड सब अच्छा था। और उनको देखा जाए तो फिजिशियन बने, फिजिशियन बनने के बाद जो उनका जो मेन रहा, जहाँ पर उन्होंने दिमाग उनका चमकना शुरू हुआ, दैट वाज इन वो पैथोलॉजिस्ट बन गए। हमने जिक्र भी किया कि इस तरीके से कि जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल था जो बॉस्टन के अंदर में, वो पैथोलॉजिस्ट थे, और बिल्कुल नीचे वाले फ्लोर पे सबसे पीछे की तरफ वहीं पर उनके ऑटोप्सी वगैरह पोस्टमार्टम वगैरह किया करते थे। लेकिन उन्होंने अपना जो आइडिया है, कब तक बच्चों की मौत को इतने देखते रहते, उनके दिमाग में जहन में आइडिया आया कि यार ये तो कब तक देखा जाएगा। अब वो उन्होंने फैसला किया कि चाइल्ड वाला जो बच्चों का जो ल्यूकेमिया होता है उसके ऊपर काम किया जाए। इसको चुनने की एक जो खास वजह थी वो यही थी कि भैया यहाँ पर चीज़ों को पढ़ना आसान होगा, उनको कैलकुलेट करना आसान होगा, उनको मापा जा सकता है, उनको देखा जा सकता है। अगर मैं किसी भी तरीके की दवाई का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो वो दवाई काम कर रही है नहीं कर रही है, उसको साइंटिफिक तरीके से जज किया जा सकता है। बाकी कैंसर्स को नहीं जज किया जा सकता था कि भैया आप जब तक शरीर काटेंगे नहीं तब तक आपको ट्यूमर दिखेगा नहीं, और उसको उसका साइज ऊपर नीचे हो रहा है, इसको भी बार बार व्यक्ति को काट करके तो आप पता कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल लॉजिकल बात थी कि आप ल्यूकेमिया के ऊपर जो है वो काम करेंगे, और उसी के ऊपर उन्होंने काम किया। बिल्कुल शुरुआती फेज में ऐसे लोगों का योगदान बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम हमेशा कहते हैं वी आर स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जाइंट्स। ये लोग फेबर लास्कर जैसे लोग ही वो लोग हैं जिनके कंधे पर खड़े होकर के आज की तारीख में, क्योंकि अगर आप ध्यान दें जो सिद्धार्थ मुखर्जी है, तो सिद्धार्थ मुखर्जी की खुद की जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है वो भी लिम्फोमा, माइलोमा, माइलोइड प्लास्टिक सिंड्रोम्स, ये सारी चीज़ें हैं। वो क्यों है? क्योंकि वो भी उन्हीं के कंधों पर चढ़ करके आज हम काम कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति क्या ही है ओरिजिनल तो उसके लिए एक था स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट। ये किताब अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बहुत बेहतरीन किताब है।